हाँ गीतेश, बोल बेटा। सर रिकॉर्डिंग के लिए हैंड रेस किया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, कुछ पूछना है आपने गीतेश? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर रिकॉर्डिंग के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा, कर देता हूँ बेटा, अलाउ यस। कर। सर हाँ जी। सर कल जो जोन वाला क्वेश्चन किया था एक, हम्म, वो नहीं समझ आया। वो दोबारा से करने की कोशिश की थी, वो समझ नहीं आया। एक बार दोबारा से समझा दो। ठीक है बेटा। आनंद बेटा, वो कल अपनी डाउट क्लास उसमें पूछ लियो बेटा जी वो चीज। ओके सर। बाकी मैं तेको बता देता हूँ उसमें करना क्या होता है। जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो रेट के एक्सप्रेशन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है उसको हटाना होता है आपको। तो आप ये देखो कि आप उस इंटरमीडिएट को कैसे रिमूव कर सकते हो। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ओके सर, बाकी मैं एक बार ट्राई कर लूँगा। कुछ ना समझ आया ट्राई तो मैं कर कल लेना, पूछ लूँगा। बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम हो चुका है तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे। तो एक्सक्यूज मी आज सर। जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको काइनेटिक्स का होमवर्क असाइन नहीं किया था। उसका रीजन था कि अभी तक आपके मॉड्यूल में से करने वाले क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम था, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं। तो जब आप आज का टॉपिक कर लोगे तो आपके पास एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को अपन लोग। आज हम लोगों ने स्टडी करना है, तो 2 मिनट और देख ले, 1 मिनट और देख लेते हैं ज्वाइन करने के लिए बच्चों को। बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर इज अ वेरी क्रूशियल लेक्चर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है डियर ऑल, चलिए। गुड मॉर्निंग आर्यन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अलाउ कर देता हूँ। कौन कौन है अपने पास? एक तो वितेश को तो कर दिया था यार, आर्यन को भी कर देते हैं रिकॉर्डिंग अलाउ। ठीक है चलिए। ओके डियर ऑल, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो है हमारे पास इंटेग्रेटेड इंटेग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फ्रेंड्स, ये जो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली हमारा फोकस रहेगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पे। अगर इसे इसके बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। Okay? सर अभी शुरू ही हुआ ये टॉपिक। क्या कह रहे हो? सर ये टॉपिक अभी शुरू ही हुआ ना? हाँ जी, ओके सर। जल्दी आया करो बेटा, थोड़ा जल्दी आया करो। जो अगर टाइम 9:15 का तो 9:20 पे क्यों ज्वाइन कर रहे हो यार? ओके सर, कल से जल्दी आ जाएंगे। ओके हाँ, चलो देखो। तो बेटा ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। एक्चुअली इसके आने का रीजन क्या है, क्यों हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को लेके आ रहे हैं?
तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को लेके आने का मेन रीजन ये था भी अभी तक जो हम लोगों ने रेट के एक्सप्रेशन स्टडी किए थे वो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन थे, क्योंकि हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे वो डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, डी अपॉन डी टी, इस तरीके से हम लोग रेट को डिफाइन कर रहे थे। और जब हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को डिफाइन करते हैं और हमें कभी भी अगर रेट को निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना होता है, तो आपको पता था भी अपने को क्या करना होता है, अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक नया मेथड हम लोगों ने देखा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा हमारे पास रेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप लोग ये निकाल सकते हो भी अगर आपके पास टाइम 10 मिनट अगर रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया होगा, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया होगा, तो मतलब काफी चीजें सॉल्व करनी इजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है हमारे सिलेबस में, इसको हम लोग सिर्फ 2 ऑर्डर्स के लिए स्टडी करेंगे। एक हम लोग पढ़ने वाले 0 ऑर्डर के लिए और एक स्टडी करेंगे 1st ऑर्डर के लिए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हर किसी ऑर्डर के लिए डिफाइन है। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए भी बना सकते हो उसका एक्सप्रेशन, 1st ऑर्डर के लिए, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, हर किसी ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को बनाया जा सकता है। पर हमारे जो सिलेबस में है वो एक 0 ऑर्डर है और एक हमारे पास 1st ऑर्डर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस के बारे में। राइट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शंस हो रही है। पहले तो आप सोचिए भी 0 ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। अगर हम लोग डेफिनेशंस लिखते हैं, क्या कहते हो आप 0 ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? 0 ऑर्डर रिएक्शंस क्या होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कंसंट्रेशन की पावर 0 कितना हो गया? 1 आ गया। तो रेट तो डेफिनेटली के इक्वल आ जाएगा अपने पास। तो हम लोग लिखेंगे अ रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर, अ रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर, said to be 0 order if rate is independent of the if rate is independent of concentration। अगर रेट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उस रिएक्शन को हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे बनता है। हमने एक इक्वेशन पोज कर ली, ए से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, ए गिव प्रोडक्ट। ओके, अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखें इसके इस रिएक्शंस के लिए, अगर हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू ए की पावर 0 आएगी। डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा यार। रेट कैसे लिखते थे? अगर हम लोगों ने इस रिएक्शंस के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो लिखेंगे, रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहा हूँ बेटा मैं उसको, माइनस डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये रेट है, इज इक्वल टू, अब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है 0 ऑर्डर में? 0 ऑर्डर में किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करेगा। सर हम ये रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपको पता है ना रेट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, यहाँ पे 0 ऐसे लिखा जाएगा अपने पास 0 ऑर्डर के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। यस सर। ओके, और रेट को हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा? माइनस डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब इसको सॉल्व करो, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज अगर ए की पावर 0 है, कंसंट्रेशन की पावर अपने पास यूनिटी होती है। ओके, अब क्या करें? डी ए इज इक्वल टू डी टी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, के डी टी मैंने कर दिया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। बोथ साइड लिमिट के साथ ही कर देता हूँ, ठीक है, फिर कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस डी, इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से? ए नॉट टू ए इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है मेरे पास,
और डी टी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन लिया, आप उसको क्या किया, हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ तक डन। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा अगर वैसे करोगे तो मॉड्यूल में डाउट नहीं आने वाले, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बहुत डिटेल में आपके साथ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, राइट। ये मैंने बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे बेटा एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए इस इक्वेशन से, जो पहले वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसके बेसिस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो डेफिनेटली जो ग्राफ मेरे पास बनेगा वो मेरे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। क्यों एक्स एक्सिस आएगा? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो रिएक्शंस का रेट है बेटा वो सेम ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर में रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए अब क्या करोगे, जब आपने सर ग्राफ ना राइट डन यहाँ तक। चलिए अब आगे करते हैं, जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। जब आपने डीए को इंटीग्रेट किया, बताओ डीए का इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? डीए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किया, हाँ जी। जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, डीए का इंटीग्रेशन ए आ गया। लिमिट क्या है बेटा? माइनस आ गया, माइनस ए, ठीक है। क्योंकि माइनस लेके चल रहे थे हम लोग यार, ए नॉट टू ए इज इक्वल टू के, ठीक है। वहां पे हमारे पास आ गया टी। तो टी की जो लिमिट है वो कहाँ से है बेटा जी अपने पास? टी इज इक्वल टू जीरो जीरो, टी इज इक्वल टू टी, राइट। ये हो गया अपने पास। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस जीरो, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? के टी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन चुका है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो ये जीरो ऑर्डर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब यहाँ से अगर आप लोग टी की वैल्यू को निकाल लेते हो तो टी का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला? टी बनेगा ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या आएगा नीचे? के आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ये, ठीक है। तो आपने ये दोनों इक्वेशन, मतलब जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो तो बहुत मेजरली हम लोग यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग के लिए। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बन चुका है, किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है? टी जो होगा वो इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए अपॉन के। अब ये पता होना चाहिए भी कौन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ए की बात करूं भी, ए मेरे पास क्या है? ए बेसिकली मेरे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है यार। concentration of reactant at time t is equal to t। जब रिएक्शन टी टाइम चल चुकी है तब जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ए की वैल्यू है। और ए नॉट बेसिकली क्या है? ए नॉट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब टाइम जीरो था, तब जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो हमारे पास ए नॉट है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो टी ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, और यहाँ पे जो ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट और आफ्टर टाइम टी जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बच जाता है वो हमारे पास एक ही वैल्यू, राइट। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एक्सप्रेशन, हम लोगों ने बना लिया जीरो ऑर्डर के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स को स्टडी करना है। ग्राफ किसके रिलेटेड पढ़ने वाले हैं? जो जो एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव कर रहे हैं
उसके रिलेटेड बेटा हम लोग ग्राफ भी साथ साथ में कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्राफ को लास्ट में पढ़ते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ को साथ साथ में बताता जाऊँ। अब यहाँ पे जितना हम लोगों ने स्टडी किया है, इस एक्सप्रेशन को ना एक्सप्रेशन नंबर 1 बना लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए। अब यहाँ पे ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट करना है। अगर मेरे पास ग्राफ यहाँ पे A0 माइनस ए वर्सेस टी में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करना हो, तो बताओ ग्राफ कैसे आने वाला है, A0 माइनस ए अपॉन टी में। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ कहाँ से आएगा, इक्वेशन से बनेगा। हमारे पास क्या इक्वेशन आई हुई है, A0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, तो ये पूरे का पूरा मेरे पास y बन गया, ये मेरे पास m है और ये मेरे पास x है। तो कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बेटा, y इज इक्वल टू mx की सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है। तो डेफिनेटली ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और इस केस में जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास k के इक्वल आ जाए। ठीक, तो ये हम लोगों ने कर लिया। राइट डियर, यहाँ पे ना ऐसे एरो लगाते जाना कि हम लोग कौन कौन से केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक है, ये एक नई बात हो गई। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ भी देख लिया। एक बार ग्राफ दोबारा रिपीट कर देंगे। बेटा ग्राफ में क्या करना है, आप लोगों ने A0 माइनस ए वर्सेस टी में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप ये देखोगे, आप इक्वेशन को देखोगे जो A0 माइनस ए वर्सेस टी का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आपके पास ये ऊपर इक्वेशंस पड़ी हुई है, देखो जो A0 माइनस ए वर्सेस टी में रिलेशन बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, तो ये इक्वेशन बता रही है A0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी। तो ये मेरे पास पूरा क्या बन गया, y बन गया बेटा। और ये मेरे पास x है, ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो रिलेशन क्या बना, y इज इक्वल टू एम एक्स का। और y इज इक्वल टू एम एक्स का जब भी रिलेशन बनता होता है तो ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है यार अपने पास, और ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ इसका मतलब A0 माइनस ए और टी में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाला है और ओरिजिन से स्टार्ट होगा अपने पास। राइट, क्या आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आगे क्या करते हैं, सर वो अब नोट नेक्स्ट करना था। सर जो ये अभी आपने एक्सप्रेशन लिखवाया है जो फर्स्ट नंबर पे, यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर। दोनों ही है बेटा, दोनों ही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है। ओके सर। ठीक है, चले आगे। ये सर हो गया। थोड़ा सा स्पीड से बेटा लिखिए थोड़ा प्लीज। ये सर नेक्स्ट टाइम से। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट करना है, नेक्स्ट में भी बेटा जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मेरे पास है। मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ किसके बीच में, क्योंकि ये जो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है इनके बारे में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी के अंदर। ठीक है, ए वर्सेस टी के अंदर मैंने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो कैसे स्टडी करेंगे, तो देखते हैं, इक्वेशंस को सोच के चलते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, हमारे पास था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी। तो हम लोगों ने ग्राफ जो प्लॉट करना है वो ए वर्सेस टी में करना है। ए क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो उसको टी के साथ प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू को निकाल लीजिए। जब ए की वैल्यू को निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपके पास, A0 माइनस के टी आएगा अपने पास। ये इक्वेशन बनी। अब ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये हमारे पास जो ए है ये हमारे पास y हो गया, टी हमारे पास आ गया x आ गया, ये m, ये बना c। तो इक्वेशन फॉलो द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जो स्लॉप की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, तो जो a है वो A0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 0 है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाला पॉइंट बेटा A0 रहेगा। इसके बाद ग्राफ कैसे आने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिरेगा। स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लॉप क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा। राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ से अगर आप स्लॉप की वैल्यू निकालते हो, या इस ग्राफ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा स्लॉप की वैल्यू निकालेंगे तो स्लॉप की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के इक्वल आएगी। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट कर रहा है
वो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है। और स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये ग्राफ सबको समझ आएगा मैंने कैसे ड्रॉ किया। अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से विजुलाइज करो, ये वाला टाइम पता है कौन सा टाइम पीरियड होगा, ये बेटा टी 100% होगा। टी 100% का मतलब फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शंस, रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो वाला टाइम ये वाला टाइम पीरियड होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, तो इस जो x एक्सिस वाली लाइन है यहाँ पे आके रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है अपने पास। आप सोच के देखो ना, अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लगातार कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब सारी की सारी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना ग्राफ के अंदर, ये वाला जो टाइम पीरियड होगा, ये हमें उस टाइम के बारे में बताएगा जहाँ पे रिएक्शंस क्या है, 100% अपने पास कंप्लीट हो रही है। राइट एवरीवन? ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? क्या ग्राफ समझ आ गया इसका सबको? सर 100% कंप्लीट इस हाँ जी, क्या? सर यहाँ पे लिखा है ना कि ये वो टाइम है जहाँ पे रिएक्शन 100% कंप्लीट है, क्योंकि सर यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है इसलिए हमने बोला है, और रिएक्टेंट कंटिन्यूस प्रोडक्ट में जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होगी ना बेटा इस पॉइंट पे। यस सर। पॉइंट पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब क्या है, अभी सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तभी रिएक्शंस कंप्लीट होगी ना 100%। ओके, चलिए अब यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ओके, ये ग्राफ डन है। अब हम लोग जो नेक्स्ट निकालने वाले हैं वो टी 100% निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये टी जो 100% है ये आएगा कैसे, कितनी इसकी वैल्यू अपने को मिलने वाली है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करने हैं टी 100% या लाइफ टाइम, या फिर क्या निकालने वाले हैं, लाइफ टाइम। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं व्हाट इज लाइफ टाइम या टी 100% क्या होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शंस, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम। अब ये देखिए, अब सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। अब हमने वो टाइम पीरियड निकालना है जिसमें रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास टी 100% होगा, मतलब लाइफ टाइम आएगा, तो क्या एग्री करते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ए की वैल्यू है बेटा वो 0 हो जाएगी। ये वाला पॉइंट सोच के देखो, ठीक, क्योंकि देखो ए नॉट तो क्या है, ए नॉट तो 0 हो ही नहीं सकता। ए नॉट तो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, और ए कौन सा कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता जा रहा है। तो हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ए की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू तो टोटली बेटा टी पे डिपेंड कर रही है अपने पास। तो टी 100% वो टाइम पीरियड है जहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब सोचो जब रिएक्शंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी बेटा, ए का कंसंट्रेशन 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर हम इक्वेशन वन की हेल्प लें, तो इक्वेशन वन में तो बोला गया था ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी बेटा। तो जब हमारे पास टी यहाँ पे 100% हो जाएगा, तो टी 100% पे क्या बनने वाला है, ये वाला जो टी है, अगर आप इसको 100% ले लो, टी 100% रिप्रेजेंट कर रहा है अभी वो टाइम जहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या पुट कर देंगे बेटा, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के टी 100% बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर Yes. टी 100% निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट अपॉन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है भी कितने टाइम में जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर वाली वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो टी 100% का मतलब क्या हो गया,
टी 100% का मतलब हो गया वो टाइम पीरियड जहां पे रिएक्टेंट जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पीरियड को हम लोग टी 100% बोलते हैं। राइट एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कंक्लूजन लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो जीरो ऑर्डर हमारे पास रिएक्शंस हैं, ध्यान से सुनना, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन completed in definite time period, completed in definite time period, कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगी, और उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, ए नॉट अपॉन के होगा अपने पास। राइट एवरीवन, बताओ टी 100% क्लियर है सबको? यस सर। समझ आया? ठीक है, पक्की बात? ओके वेरी गुड। चलो यहाँ तक अपना ये वाला आर्टिकल भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, मतलब टी 100% वाली चीज हम लोगों ने सीख ली। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी ये कंक्लूजन, जीरो ऑर्डर एक्शन कंप्लीटेड इन डेफिनेट टाइम पीरियड? ये माय डियर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना वो कंप्लीट ही नहीं होती, वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा अपने पास, वो एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होती है, और जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे पता लगेगा वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम पीरियड अपने को लगता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का 100% टाइम पीरियड भी निकाल लिया। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टडी करना है जीरो ऑर्डर के लिए, वो हम लोगों ने स्टडी करना है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ के साथ, रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ या फिर टी 50%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हाफ लाइफ पीरियड होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं, पहले ये समझते हैं भी हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। डियर, हाफ लाइफ पीरियड सर ये भी बस जीरो ऑर्डर के लिए डेफिनेट है? अभी करने तो दो बेटा, करने तो, है ना, अभी सारा जीरो ऑर्डर के लिए चल रहा है। अब जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब हम लोग को हाफ लाइफ पीरियड के बारे में स्टडी करने हैं जीरो ऑर्डर। सर ऊपर वहाँ टी हाफ लिखा है या टी हाफ, टी हाफ, ओके सर। जीरो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू टी हाफ। ओके, अब देखिए, अब ये जो हाफ लाइफ पीरियड है बेटा, ये होता क्या है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, टाइम, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, तो जिस टाइम के अंदर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो आप सोच के देखो, अगर मेरे पास टाइम टी हाफ है, जब हाफ लाइफ पीरियड होगा, तो आप लोग कह सकते हो भी जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। सोच के देखो, टी हाफ का मतलब क्या, टी हाफ वो टाइम पीरियड है जहां पे रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब जितने टाइम में रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी, तो वो जो टाइम पीरियड लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, तो नेचुरल सी बात है कि जो रिएक्टेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होगा ना जहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा डियर। राइट, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ टी हाफ पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ए नॉट बाई 2 आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देख लो, अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लगाएं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन को सोचोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या था, के टी का एक्सप्रेशन था। तो क्या करो, यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दो यार,
ये वाली इक्वेशन की वैल्यू बेटा ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या बनने वाला अपने पास एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस क्या लिखोगे इसको, ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के, और टी को क्या लिख देंगे, हाफ लाइफ पीरियड, या टी 50% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया बेटा, 2 ए नॉट माइनस क्या आ गया, ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ। तो बताओ क्या क्या रिजल्ट निकल के आ गया। तो ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो यहाँ से अगर टी हाफ की वैल्यू निकालते हैं तो टी हाफ हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए नॉट अपॉन 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है स्टूडेंट किसका, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड अगर हम लोगों ने निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए नॉट अपॉन 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहा है, 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ भी जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आया भी, जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant। भी जो रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड भी ज्यादा होगा, राइट। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक बात क्लियर है सबको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ भी जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है ए नॉट अपॉन 2 के हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ से अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता लग रहा है भी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, राइट। अब इसको हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे, समझाऊंगा भी इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको। कैसे पता लगा भी हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली है, कैसे सोचना है, कैसे प्रॉब्लम पे काम करना है, अब उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मेरे पास मान लीजिए, पहले यहाँ पे भी एक ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूंगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन सबने बना लिया यार। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखो एक ग्राफ आप लोग प्लॉट करिएगा यहाँ पे, और जो ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड और ए नॉट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर का, यहाँ पे मैंने T1/2 लिया हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस ए नॉट। अब इनमें ग्राफ प्लॉट करना, तो कैसे करेंगे, क्या एक्सप्रेशन निकल के आया था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के इंटू ए नॉट, ये मेरे पास बना। अब ग्राफ मैंने प्लॉट करना है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, ये मेरे पास एम हुआ। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, और कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसे आने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और इस सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू है, तो जो स्लोप हमारे पास मिलने वाली है 1/2 के इक्वल आएगी। ठीक है, 1/2 के इक्वल आएगी। देखिए, अब ये जो हम लोगों ने किया है, ये जो जीरो ऑर्डर होता है इसका जो हाफ लाइफ पीरियड वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन कहना क्या चाहता है, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए आप लोग पहले देखो जर्नल से हम लोग बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, सपोज कर लीजिए मेरे पास ए से कोई बी जा रहा है, एक रिएक्शन हुई ए से बी। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस मैंने मान लिया बेटा जीरो ऑर्डर है, ये रिएक्शन मान ली मैंने कौन सी है, जीरो ऑर्डर। अब सोचो
ठीक है, अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन 10 ले लेता हूँ, अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन 10 ले लेता हूँ, तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होने वाला है, ये देखो, ये एक ऐसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर एक ऐसी रिएक्शन है जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ भी थ्रू आउट द टाइम, जब तक रिएक्शन चलती जाएगी, जब तक रिएक्शन चलती जाएगी तब तक इसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला, सेम रहने वाला। इस रिएक्शन की स्पीड, सो टाइम पीरियड स्पीड सेम रहने वाली है, राइट और नॉट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा एक ऐसी रिएक्शन है जिसका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, पर जो रिएक्शंस का जो स्पीड है ना, जो रिएक्शन की स्पीड है वो सेम रहने वाली है। ये खासियत है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लो इनिशियली अगर आपने बेटा 20 मोल्स लिए, देखना ध्यान देना, इनिशियली हम लोगों ने 20 मोल्स लिए और उसके कितने मोल्स रह गए, 10 मोल्स रह गए। इनिशियली कितने लिए, 20, कितने रह गए, 10, हाफ रह गए बेटा जी। अगर वो हाफ रह चुके हैं तो इसका मतलब कितने मोल रेट करके बेटा, 10 मोल रेट किए, हाँ या ना। मान लो उस 10 मोल को रिएक्ट करने के लिए आपको 5 मिनट्स लग गए। कितने मिनट्स लग गए, 5 मिनट्स। 5। ओके, 5 मिनट्स। तो क्या 5 मिनट इसका हाफ लाइफ पीरियड होगा कि नहीं होगा, राइट। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है जब आधी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी होती है। स्टार्टिंग में मैंने मोल 20 ले लिए, ठीक है, कितने रह गए, 10 रह गए, 20 का हाफ 10 ही होता है, 10 रह गए। तो 20 से अगर 10 रह गए मतलब 10 मोल रेट करके, वो 10 मोल रेट करने में जो टाइम लग रहा है वो मान लो 5 मिनट्स लग रहा है, 5 मिनट लगा। अब अगर मैं इनिशियली 10 लेता हूँ और 10 के आधे कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। 10 के आधे तो 5 होंगे। अगर 10 के आधे 5 होंगे तो यहाँ पे कितने मोल रिएक्ट किए बेटा, 5 मोल रिएक्ट किए, हाँ या ना, 5 मोल रिएक्ट किए। तो आप मेरे को बताओ, ये जो रिएक्शन है ना स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, इस रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो सेम है, इस रिएक्शन की स्पीड सेम है, सेम स्पीड से भाग रहा है, सेम स्पीड से भाग रहा है। तो मेरे को बता सकते हो क्या भी, अगर 10 से 5 होने में उसको टाइम कितना लगने वाला है बच्चों, 2.5। बताओ कितना टाइम लगने वाला है, क्या 2.5 मिनट्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे यार, यस सर। हाँ या ना। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो 5 मिनट था ये भी हाफ लाइफ पीरियड है, और ये जो 2.5 है बेटा ये भी हाफ लाइफ पीरियड है यार। समझे कि नहीं समझे, सर टाइम 2.5 मिनट कैसे लगेंगे? ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस रिएक्शन का जो स्पीड है ना वो थ्रू आउट द टाइम क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक ही स्पीड से रिएक्शन चल रही है। तो अगर इसके 10 मोल को रिएक्ट होने में बेटा जी अगर 5 मिनट्स लगेंगे, तो इस रिएक्शन के 5 मोल को रिएक्ट होने में टाइम तो आधा ही लगने वाला है, हाँ या ना। इसको ऐसे भी सोच Yes, लो, sir. इसको ऐसे सोच लो, एक पर्सन है वो भाग रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी स्पीड सेम है। तो जब उसने 10 किलोमीटर, मान लो उसने अगर 10 किलोमीटर 10 मिनट्स में ट्रेवल किया, तो बेटा वो 5 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, 5 मिनट में ही ट्रेवल करेगा। ये चीज तब पॉसिबल है ना जब पर्सन एक ही स्पीड से भाग रहा हो यार। यस सर। Yes, sir. पता लगा। अब देखो बहुत सोचने वाली बात है, दिमाग लगाओ यार इस पे, इसको और सोचो। मैंने पहले वाले केस में जो हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट आ रहा था वो कब आ रहा था, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 20 था बेटा जी, क्योंकि 20 का हाफ कितना होता है, 10 होता है, तो हाँ या ना, 20 का हाफ कितना यस होता सर। है, 10 होता है। और सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था बेटा, 10 था। अगर ये वाला हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, 10 से 5 वाला भी तो हाफ लाइफ पीरियड है ना, और सेकेंड वाले हाफ लाइफ पीरियड के लिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 नहीं है बेटा क्या, जी सर। ओके। तो 20 का अगर हाफ करोगे तो 10 आएगा, 10 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो डिफरेंस कम होता जा रहा है ना, यस।
ये स्टूडेंट्स बताओ क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर। पक्का सब बच्चों को? अब देख लो यार, अगर इनिशियली 100 लोगे, 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50, 50 का हाफ कितना होगा? 25, 25 का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5। अरे भाई गैप तो लगातार कम होता जा रहा है। इसमें 50 का डिफरेंस था, इसमें 25 का डिफरेंस है, इसमें 12.5 का डिफरेंस है। बताओ क्या दिमाग में ये बात बैठ गई आपके भी? जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला है यार। यस सर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लियर है तो रिप्लाई करो ना, बताओ ना ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है वो सारी की सारी रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रही है यार। अगर एक ही स्पीड से हो रही है तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं भी इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर इनिशियली 100 लोगे, उसका 100 का आधा करना का मतलब 50 तक लेके आना, 10 का हाफ करना मतलब 5 तक लेके आना। दोनों में टाइम पीरियड सेम थोड़ा लगेगा यार। हाँ या ना? क्लियर? ओके राइट, यहाँ तक बात क्लियर हुई? समझ आ गया? दिमाग में चीज बैठ गई है ये चीज? 20 से 10 भी एक हाफ टाइम पीरियड है और 10 से 5 भी एक हाफ टाइम पीरियड है। हाँ ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? और मैंने ये बोला था भी जो हाफ लाइफ पीरियड होगा ना बेटा जी, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। पहले वाला हाफ लाइफ पीरियड अगर हम देखें, फर्स्ट वाला हाफ लाइफ पीरियड देखें, तो पहले वाले हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू 5 मिनट्स आ रही है, क्योंकि पहले वाले में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 था। सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 था और उसका हाफ लाइफ पीरियड 2.5 आ रहा है। तो जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वैसे हाफ लाइफ पीरियड भी तो कम हो रहा है। क्लियर? ये तो हम लोगों ने बताया भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ, अगर आप प्रॉब्लम ही आप लोग इस आर्टिकल पे अपनी कमांड बना सकते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये लिया, क्वेश्चंस के अपने पास भी ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है और रिएक्शन अपने पास बेटा जी जीरो ऑर्डर की है। ए से बी बन रहा है और रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। वो ये कह रहा है, कहता है इफ हाफ लाइफ पीरियड, इफ हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, इफ हाफ लाइफ पीरियड व्हेन initial concentration is, when initial concentration was 1 molar observed as 10 second, observed as a 10 second, कहते calculate half life period, calculate half life period if initial concentration is, if initial concentration of A was 2 molar in different experiment, different experiment। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हैं, हम लोग सीधा भी कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने अपना मेथोडोलॉजी लगाना है, अगर दिमाग लगाओगे तो सीधा ही हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो सोचना पहले, डायरेक्ट अप्रोच कैसे बनानी है इस क्वेश्चन को करते हुए, डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। फर्स्ट मेथड, आप ए से बी जा रहे हो और आपको पता है रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब रिएक्शन थ्रू आउट द टाइम क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, थ्रू आउट द टाइम सेम रहने वाला है। अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है, 1 मोलर का अगर आपने हाफ किया, 1 मोलर का हाफ करने का मतलब 0.5 मोलर रह गया, और इसको होने के लिए जो आपको टाइम लगा है, इसको होने के लिए जो आपको टाइम लगा वो 10 सेकेंड लगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x लिख लेते हैं बेटा। x क्या है बेटा जी? x रिप्रेजेंट करता है मोल रिएक्टेड, मोल रिएक्टेड। इसका मतलब कितने मोल रिएक्ट किए बेटा? 0.5 मोल रिएक्ट किए, हाँ या ना? तो 0.5 मोल को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड लगा। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर ले लेते
उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता जब 2 मोलर का आधा रह जाता, कितना रह जाता 1 मोलर रह जाता। तो मेरे को बताओ, तो यहाँ पे कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, पूरा 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो टाइम कितना लगना चाहिए बेटा जी, रिएक्शन का 20 स्पीड एक ही है, 20 रिएक्शन सेकेंड। का स्पीड एक ही है, तो अगर 0.5 मोल को रिएक्ट करने में बेटा 10 सेकंड लग रहा है, तो डियर 1 मोल को रिएक्ट करने में टाइम कितना लगना चाहिए माय डियर, 20 सेकंड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो डियर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अपने पास कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुआ डायरेक्ट अप्रोच, मतलब सीधा ही हम लोग कर पा रहे हैं, इसमें कोई Yes. कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। भाई रिप्लाई रिप्लाई करो फटाफट, कशिका जल्दी, कशिका तो क्लियर हो Yes, गया, sir. पक्का बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसका थ्रू आउट द टाइम पीरियड बेटा जो रेट है वो सेम रहता है। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया भी 0.5 मोल को रिएक्ट करने में अगर उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा जी 1 मोल को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, उसका डबल ही तो लगने वाला है, तो कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, राइट। ओके, अब इसको सेकंड, ये फर्स्ट अप्रोच था, ये फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट करना बेटा जी। सेकंड क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड फॉर्मूला यूज कर लो बेटा जी। कैसे करोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे दो इक्वेशंस बना लो। पहली वाली इक्वेशन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले वाले में कितना था, 1 था, और फिर कितना रह गया बेटा जी, 0.5 रह गया, इज इक्वल टू के, कितना टाइम लगा इसके लिए आपको, 10 सेकेंड लगा, इक्वेशन 1। सेकेंड केस में इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ली, 2 का अगर आप लोग क्या करोगे, हाफ करोगे, कितना रह गया बेटा, 1 रह गया, इज इक्वल टू के इंटू टी हम लोगों ने निकालना है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया बेटा 0.5 बाय 1 इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 अपॉन कितना आ गया टी। तो यहाँ से अगर बेटा टी की वैल्यू निकालेंगे, 20 आ जाएगा सर। ठीक है, यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 10 अपॉन, ठीक है जी, 5 इंटू 10⁻⁻1, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 सेकेंड, राइट। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग डायरेक्ट अपना अप्रोच लगाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है बेटा, डायरेक्टली भी कर सकते हो डियर। अगर आप लोगों ने इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस तो एक ही हो रही है। अगर रिएक्शंस हो एक हो रही है तो दोनों के लिए के की वैल्यू तो बच्चों सेम रहने वाली है अपने पास, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो आपको हाफ लाइफ पीरियड भी आई थिंक सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं T75% पर। कौन सा, T75% और T3/4। जैसे T100 किया था, T50 किया था, T75% और T3/4। ये क्या होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इन विच 3/4 of the reaction is completed, 3/4 of the reaction is completed, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्शन का 3/4 टाइम पीरियड, 3/4 रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो टाइम जिसमें रिएक्शन का 3/4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, T75% या T3/4, ठीक है। तो सोचो, जब टाइम 3/4 हो जाएगा, 3/4 टाइम पीरियड पे बच्चों ए कितना रह जाएगा, ए कितना रह जाएगा, ए क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो बचा है, जो बच चुका है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच गया है वो ए होता है। तो अगर 3/4 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है तो ए कितना रह गया होगा, ए नॉट का 1/4 रह गया होगा। सोचिए सोचिए, ठीक है, ये बात Yes. क्लियर हो गई, यस सर। ठीक है। 3/4 वो टाइम पीरियड होगा जब
जब रिएक्टेंट कितना बच गया हो गया, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 1/4 बच गया हो गया, बच जाएगा, क्योंकि 3/4 तो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों अपने पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 लगा लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को अगर यूज करोगे तो बताओ क्या होगा। इक्वेशन 1 में था ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू बेटा के टी था। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या पुट करो बेटा, ए नॉट बाय 4 की वैल्यू पुट करो, तो क्या होने वाला है, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4 क्या आ जाएगा बच्चों, के। इस टी को टी 3/4 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो क्या निकल के आया, यहाँ पे आ गया 4 ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4 इज इक्वल टू के टी 3/4। तो यहाँ पे टी 3/4 को अगर देखें तो कितना बनेगा, 3 ए नॉट अपॉन 4 के, राइट एवरीवन। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है यार, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है, आप सोच के देखो, कुछ भी नहीं करना, एक ही इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हो, डिफरेंट रिजल्ट्स निकालते जा रहे हो, वेरी इजी। ठीक है, ओके, ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। तो ये वो टाइम पीरियड आ गया जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कितनी कंप्लीट हो जाएगी, 3/4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 3/4 टाइम पीरियड को निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 3a0 अपॉन 4k है, राइट एवरीवन। ठीक है, Yes, अच्छा sir. अब सोचो, अब इसको अभी डायरेक्ट सोचना सिखाता हूँ। ये तो एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने निकाल लिया, डायरेक्ट सोचना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी सॉल्विंग के दौरान स्पीड बहुत बन जाए। अब कैसे सोच सकते हो, क्या मैं इस रिएक्शंस को, एक्सप्रेशन को 3t/4 को ऐसे नहीं लिख सकता बेटा जी, 3/2 इंटू a0 अपॉन 2k लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। यस सर। पक्की बात है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। नो तो सर। स्टूडेंट्स, ये जो a0 अपॉन 2k था, ये क्या था, ये t हाफ नहीं था। यस सर। तो यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या निकल के आया, जो t 3/4 होगा वो 3/2 टाइम्स होगा किसका बेटा जी, t हाफ का। बताइए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। पक्की बात, यहाँ तक डन। यस सर। ओके, अब आपको ना ये वाला एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव करवा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप सबको समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इसको बिना एक्सप्रेशन के भी समझने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। देखो इतना डिटेल में बेटा बताते नहीं है, मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। देखो अब इसके बारे में सोचते हैं, क्या, मान लीजिए एक रिएक्शन हुई आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उस रिएक्शंस में अगर हम देखें, एक रिएक्शन हुई, रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है बेटा, जो रिएक्शन 50% जब कंप्लीट होती है कोई रिएक्शन, उसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है, जो टी हाफ लगता है, वो बेटा a0 अपॉन 2k होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। भाई हाफ लाइफ पीरियड यही होता है ना, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो a0 अपॉन 2k होता है बेटा जी। अब जब रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे 50% रिएक्शन ऑलरेडी डन है। अगर इसका आगे वाला 50% लोगे, इसका जो आगे वाला 50% लोगे, वो बेटा इस हाफ लाइफ पीरियड का हाफ नहीं हो जाएगा, इसको फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड मान लो। तो जो सेकंड हाफ लाइफ पीरियड होगा वो डेफिनेटली 1/2 टाइम्स नहीं होगा a/2k के, यस सर। क्योंकि अगर इनिशियली मान लो 100 है तो इसका आधा होने में कितना टाइम लगा, 50 लगा।
तो अगर यहाँ पे 50 रिएक्ट कर गए, तो अगर 50 रिएक्ट करने में टाइम A0/2K लग रहा है, तो 50 का आगे हाफ तो 25 होगा। तो भाई 25 रिएक्ट करने में टाइम कितना लगने वाला है, A0/2K या उसका हाफ लगेगा? बताओ बताओ, हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में थ्रू आउट द टाइम बेटा स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो समझो इस चीज को, 100 से 50 होने में जो टाइम पीरियड लगा वो A0/2K लगा। मतलब 50 मोल रिएक्ट होने में इतना टाइम लग रहा है। 50 का आगे हाफ कितना है, 25। तो इसका मतलब 25 मोल रिएक्ट होने में टाइम कितना लगेगा, 1/2/8 लगेगा। और यहां से यहां तक जाने में आप एग्री करते हो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है बेटा जी। 100 से 25 क्या हो गया बेटा, रिएक्शन 75 कंप्लीट हो चुकी है। तो 75% रिएक्शंस को कंप्लीट होने में टोटल टाइम पीरियड कितना लगा यार, A0/2K प्लस हाफ इंटू A0/2K। तो बताओ क्या 3/4 टाइम पीरियड 3/2 ऑफ 3 बाय कितना आ गया था अपने पास, 3/4 ऑफ A0/2K आया कि नहीं आया बेटा? सॉरी, A0/4K। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यार यहाँ से 100 से लेके 25 तक जाने में टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, एक तो लगा A0/2K, इतना टाइम लगा, और अगले वाले में जाने में कितना टाइम लगा बेटा, हाफ इंटू A0/2K लगा, राइट? तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो बताओ कितना टाइम पीरियड आ गया बेटा, 3/4 ऑफ A0/K आया कि नहीं आया? राइट है बच्चों, आया ना? तो डायरेक्ट सोचना आ गया ये कहाँ से निकल के आया रिलेशन। ओके वेरी गुड, क्लियर है? ओके चलो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहता ए से बी कहता है एक रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन कहता है जीरो ऑर्डर का है अपने पास। हमने कहा ठीक है। कहता इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए reduced if concentration of A reduced from 0.1 molar to 0.1 molar to 0.05 molar in 10 seconds. Calculate time when concentration reduced to 0.025 molar. Concentration reduced to 0.025 molar. ठीक है? हाँ जी, कितने मेथड से कर सकते हो? बहुत मेथड्स हैं, आप पे डिपेंड करता है शॉर्टकट मारना है। लो पहला मेथड देखो, मेथड 1 मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेथड 1 में क्या करने वाले हैं, इनिशियली कितना था बताओ, 0.1 था। बहुत बढ़िया कृतिका, बहुत बढ़िया। 0.1 से कितना रह गया बेटा, 0.05, और 0.05 से कितना रह गया, 0.25। ये कह रहे हैं 0.1 का 0.05 रहना, इसका मतलब आधा रह रहा है, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड बेटा कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 10 सेकेंड। मतलब यहाँ पे x कितना रिएक्ट कर रहा है, 0.05, तो 0.05 मोल रिएक्ट करने में 10 सेकेंड लगे। बहुत बढ़िया आरन, राइट। तो 0.05 से 0.25 लेके जाना है, तो यहाँ पे x कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा, 0.025 रिएक्ट कर रहा है। तो बताओ इसको लगने में कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा बेटा जी? इसका हाफ लाइफ पीरियड 5 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? ओ हाँ या ना? अरे बहुत सिंपल सी बात है, 0.05 मोल को रिएक्ट करने में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, तो आधा रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा यार, आधा टाइम ही लगने वाला है।
आधा टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। अगर 5 सेकंड लगेगा तो टोटल टाइम 0.1 से 0.025 जाने में टोटल टाइम कितना लगने वाला है। तो जो टोटल टाइम अपने पास लगने वाला है वो कितना लगेगा, टोटल लगेगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड इज द फाइनल आंसर। राइट एवरीवन, क्या समझ आया कि नहीं आया, आया ना, पक्की बात। यस सर। सर फॉर्मूला लगा कर भी हो सकता होगा ना? हाँ बेटा, वो भी करूंगा, वो भी बताऊंगा, सब चीजें बता रहा हूँ। तो पहले तो सोचना आया कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ओके, राइट ईयर। अब देखो, अब मेथड 2 सोचो। मेथड 2 में क्या करेंगे, सीधा ही मारेंगे। मेथड 2 में तो सीधा ही सोचेंगे भाई, इनिशियली उसने ठीक है, टाइम 2 में, मेथड 2 में अपने को पता है इनिशियली उन्होंने 0.1 मोलर लिया और बोल रहा है 0.025 होने में कितना टाइम लगेगा। भाई 0.1 से 0.25 होने में मतलब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी है बेटा जी, 1/4 बच चुकी है, आया ना। अगर 0.1 से 0.25 रह चुका है बेटा जी, 0.1 से अगर 0.25 रह चुका है, इसका मतलब रिएक्शन हमारे पास 3/4 कंप्लीट हो चुकी है। तो 3/4 टाइम पीरियड को निकालने का तरीका क्या होगा बेटा जी, अभी बताया था, 3/2 ऑफ जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/2 इंटू हाफ लाइफ पीरियड कितना गिवन था, हाफ लाइफ पीरियड कितना गिवन था स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 15 सेकेंड। बताओ, सेकेंड मेथड समझ आ गया बेटा सबको। 0.1 से 0.025 जाना मतलब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जो 3/4 होता है उसको निकालने का जो तरीका होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो ये भी कर सकते हैं। मेथड 3, थर्ड मेथड देख लो कैसे करोगे यार। थर्ड मेथड में क्या करोगे, A0 माइनस A इज इक्वल टू KT लगाओगे, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.1, कितनी रहेगी 0.05 इज इक्वल टू K, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 हो जाएगी, कितनी रहनी चाहिए 0.025 के, उसके लिए टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो क्या करो बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, के कैंसिल आउट हो जाएगा और टी कितना निकल के आ जाएगा, 15 सेकेंड आ जाएगा। चलो बताओ, यस डियर ऑल, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, जीरो ऑर्डर उड़ा दोगे यार, ऐसा तो ना बोलो सर हाँ जी बोलिए, सर हाँ बोलो। सर अगर ऐसे करते जैसे आपने एक सेकंड इक्वेशन लिखी है अभी, हाँ सेकंड इक्वेशन में अगर हम वन से सीधा उसमें जाते तो भी, तो मैंने वहाँ पे 1 लिया था, ओके ओके, राइट राइट, 0.05 हाँ की नहीं जगह। नहीं, हाँ मैं यहाँ पे गलत कर गया, क्योंकि मैंने इनिशियली 0.1 से वहीं तक जाना था ना, मैंने वो टाइम पीरियड निकालना है टोटल, राइट हाँ। 0.1 से 0.025 लेके जो टी आएगा वो 15 सेकंड आएगा, हाँ जी सर। राइट, और सर ठीक है। एक बार वो दिखा दोगे जहाँ से 3/4 वाला शुरू किया था, मैं स्क्रीनशॉट लेना था तो कुछ रह गया मेरा। बेटा अभी तो नहीं हो पाएगा वो, चलो ठीक है सर, मैं ठीक रिकॉर्डिंग है, वहाँ से देख लूँगा। ओके। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों सबको, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, कई बार ना ऐसा होता है, जैसे हम लोग, अब जैसे मैंने गलती से कर दिया था, अगर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ना मैं 0.1 से सॉरी 0.05 से अगर मैं वो करता, कहाँ से 0.05 से 0.025 करता, तो मेरे पास वो टाइम पीरियड आ जाता जिसमें 0.05 से 0.25 किया, जबकि हम लोगों ने तो टोटल ओवरऑल टाइम वो निकालना था जब कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 से 0.25 हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से मेरे से गलती हो रही सर थी, सेकंड मेथड में हमने फिर 0.5 से 0.25 निकाल लिया। क्या बेटा जी, सर सेकंड मेथड में बेटा हमने सेकंड मेथड में 3/4 क्या होता है,
जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है, यस सर। तो 75% जो कंप्लीट हो रहा है वो आधी कंप्लीट होने का कितना टाइम पीरियड है बेटा? 3/2 है। यस सर। तो 15 सेकंड आ गया ना, वो पूरा ही टाइम पीरियड आ गया ना। 0.1 से 0.025 जाने में कितना टाइम लगा? यस सर। क्या दिक्कत है उसमें बताओ? सर हाँ जी। जो आपने पहले लिख दिया था गलती से, अगर हम उससे करते तो हमारी 0.05 से 0.025 जाने में अपनी हाफ लाइफ आ जाती ना, वो हाँ मतलब वो सेकंड हाफ लाइफ आ जाता बेटा जी। सेकंड हाफ लाइफ आ जाती ना वो। हाँ, ठीक तो है। फिर ओवरऑल टाइम निकालना था, मतलब 0.1 से 0.025 जाने में तो आपको टाइम दिया हुआ है 10, और 0.05 से आपने 0.25 जाने में टाइम निकाल लिया बेटा जी, वो 5 आ जाता। तो ओवरऑल टाइम कितना मिल जाता आपके पास? 15 सेकंड मिल जाता। 50। ठीक है। हाँ सुरभि, तेरे को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलिए बेटा जी, तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ना एक चीज और कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे पास था a0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी था बेटा अपने पास। ठीक है। अगर मैं ये मान लूं भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो जो ए नॉट था वो मेरे पास a मोल पर लीटर था। ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन a मोल पर लीटर था। आफ्टर टाइम t x मोल पर लीटर क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। x मोल पर लीटर प्रोडक्ट बना, x मोल पर लीटर प्रोडक्ट फॉर्म, या ऐसे लिख सकते हो यार, बी एक्स मोल, जो x मोल पर लीटर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। प्रोडक्ट फॉर्म हुआ या फिर क्या किया? रिएक्ट किया। रिएक्ट किया। इनिशियल कितना था बेटा? ए था। आफ्टर टाइम टी एक्स मोल रिएक्ट कर गया। अगर एक्स मोल रिएक्ट कर गया तो बेटा ए कितना बच गया होगा? तो रिएक्टेंट कितना बच गया होगा? ए माइनस एक्स बच गया होगा यार। देखो, आया ना भाई? ए तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है ना। भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद कितना रह गया? इनिशियली अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है और आपने एक्स रिएक्ट कर दिया तो रिएक्टेंट कितना बच गया यार? ए माइनस एक्स, एक्स बच गया अपने पास। ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बनने वाला है? तो ए नॉट की जगह पे बेटा क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। ए माइनस, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा? के टी के इक्वल आया कि नहीं आया? और यहां से पता लग गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो क्या पता लगा? भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है अपने पास। राइट डियर ऑल? तो ये जो एक्सक्यूज मी रिलेशन सर। हम लोगों ने बना लिया, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोगों ने बना लिया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, इसके फॉर्म में प्रोडक्ट कितना बना, यहाँ पे लिखेंगे x प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे t, तो ग्राफ कैसे आने वाला है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपने पास मिलेगा पीछे। हाँ जी बोलो। क्लियर हो गया सर। ओके, ठीक है। ये मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाया है सेकंड वाला, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बना दिया बेटा जी। सॉरी, एक्स हमने क्या ले लिया? एक्स हमने ये ले लिया जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। ठीक है। तो अगर ए था और एक्स हमारे पास बेटा रिएक्ट कर रहा है, अगर रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा? ए माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने जो फाइनल एक्सप्रेशन बना लिया वो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? के टी के इक्वल आ गया। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टी है। बताइए फ्रेंड, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सब बच्चों को डन है? यस डियर ऑल? ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था बेटा पूरा जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, इसका जीरो ऑर्डर था। तो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन समझ आ गया कैसे पढ़ना है अपन लोगों ने, क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एक तो होता है भी सिंपल हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लें, और एक होता है मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आ रहा है उनको हम लोग फिजिकली मतलब इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, एक्सप्रेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर, राइट। तो ये था जीरो ऑर्डर के लिए। अब बात करेंगे बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जितना जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के ही गिवन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने सभी बच्चों ने, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब अब आप बहुत जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे, देख लेना, क्योंकि जीरो ऑर्डर अगर आपको आता है ना, फर्स्ट ऑर्डर आप बहुत जल्दी स्पीड से चलाओगे। चलो चलाओ। पहले ए से क्या बना? प्रोडक्ट बना, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी अपॉन डी टी। ये क्या होता है? रिएक्शंस का रेट है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए की पावर 1 के। तो यहाँ से पहला ग्राफ तो यहीं से बन के आ जाएगा। क्या बनेगा कि अगर यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट हो, वाई एक्सिस पे रेट है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ए की पावर 1 है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, तो रेट कैसे बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। तो क्या पता लगा? ग्राफ y इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग? एम एक्स के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। चलो अब इस एक्सप्रेशन को करो। माइनस क्या लिख सकता हूँ? डी अपॉन ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इज इक्वल टू के डी टी। ए को इस तरफ ले गए और डी टी को दूसरी तरफ ले गए, ये अपने पास बन गया। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू के, बेटा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन टी का करोगे, लिमिट्स को पुट कर दीजिए बेटा जी। लिमिट्स को पुट करेंगे यहाँ पे लेंगे ए नॉट, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू टी। सर dt का इंटीग्रेशन नहीं आएगा? ओह मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, एक मिनट। के सर के डी टी आएगा वहाँ पे, बस टी लिखना सर आपने। यस ठीक है। सर। ओके डियर, राइट। अब अपने पास क्या क्या फॉर्मूला होता है? dx अपॉन x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है बेटा जी, यस सर। ठीक है। तो अपने पास क्या बना यहाँ पे? माइनस ऑफ किसका बना? log a, लिमिट क्या आएगी? a नॉट टू a इज इक्वल टू k, वहां पे आ जाएगा t माइनस 0, राइट एवरीवन? यस सर। कुछ भी नहीं है इसमें, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे लिखा जाएगा log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log ऑफ a नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। ये बन गया। नेगेटिव को आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो log a नॉट माइनस log a इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से अगर हम लोग t का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ तो क्या बनेगा? t बनेगा 1/k, t इज इक्वल टू 1/k log ऑफ a नॉट अपॉन a। आया ना? क्योंकि यस अपने सर। पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? सबको आता ही होगा। log Log. अगर m इंटू n कर दें तो हमारे पास क्या होता है? सॉरी Log log m. m, हाँ
अगर लॉग हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें log m बाय n इसके किसके इक्वल होता है, log m माइनस log log n के n. इक्वल होता है। Okay. Yes, sir. और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो हम लोग लॉग लेके चल रहे हैं, ये जो नेचुरल लॉग है, ln का मतलब क्या होता है बेटा, ये log बेस टू पावर e है अपने पास, ठीक है, इट इज अ नेचुरल लॉग, log बेस e, राइट एवरीवन। तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया अपने पास, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए आ गया, आपको मैंने बोला था बहुत जल्दी ड्राइव होते जाएंगे, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ठीक है, यहाँ तक डन सबको, वेरी Yes, गुड, sir. यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। और क्या किया, आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल लॉग होता है, उसको अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन के काम तो बेटा लॉग बेस 10 ही आता है सॉल्विंग के लिए, तो अपने को पता भी अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है इसको बेटा लॉग बेस ई को तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा 2.304 2.3, 3 से. Yes, sir. ठीक है, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, तो वहां पे लॉग बेस 10 आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए। लीजिए बेटा, ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बन गया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जो सर कि वहाँ पे मैक्सिमम यूज होगा आपने हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर सर हाँ वहाँ पे जी, 2.303 अपॉन के आएगा, आपने टी लिख दिया, 2/303 अपॉन के, राइट, के आएगा. यस सर. लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट डियर ऑल। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, ओके। इसके ग्राफ हम लोग करेंगे सारे बाद में, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ सारे बाद में करने वाले हैं। अब देखो, अब हमने ए से क्या किया था, प्रोडक्ट बनाया था, ए से प्रोडक्ट बना लिया बेटा जी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट मान ली, इसकी 0 मान ली, इसकी 0 मान ली, ठीक है। आफ्टर टाइम t हमने क्या देख लिया, ये x रिएक्ट कर गया, अगर ये x रिएक्ट कर गया तो ये x बन गया होगा बेटा जी। ऊपर वाला एक्सप्रेशन नहीं समझ आया कौन से वाला सर, जो आपने वो log 10 किया ना वो नहीं समझ आया बेटा, क्या समझ नहीं आया उसमें, सर। मतलब पीछे से आपने कैसे आगे वो किया, मतलब कि जो पीछे एक अपना आया t इज इक्वल टू 1 पॉइंट के ln वाला, उसके आगे क्या किया आपने? बेटा t इज इक्वल टू 1/k ln ए नॉट अपॉन ए था ना आपके पास एक्सप्रेशन डियर, यस। तो क्या किया बेटा, इस ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, ओके सर, ठीक 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया यार इसको, है। यस सर। तो log बेस 10 में आ गया ना। बताओ क्लियर है, यस सर। हाँ जी देखो, तो बेटा यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने अभी किया इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो ए नॉट है इस केस में ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल है बेटा, ए नॉट माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया किसका, अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में बना दिया हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का, प्रोडक्ट की फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर का ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने बना दिया, डन, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको, राइट। अब आगे कैलकुलेट करो, इसका टी 50% कैलकुलेट करो फर्स्ट ऑर्डर का, या टी हाफ कैलकुलेट करो, इसको इक्वेशन 1 बना लो बेटा, बोलो क्या बनाओगे, फटाफट बोलते जाओ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है हमने पढ़ा था,
जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो ओरिजिनल जाएगा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या रह कंसंट्रेशन। जाएगा, हाफ रह जाएगा। यस तो सर। बेटा जी यहाँ पे ए की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर ए की वैल्यू को पुट कर दो। चलो नोट डाउन करो फटाफट, इसको आगे करते हैं फिर। डन स्टूडेंट्स? ओके, चलो क्या बनेगा बोलो। तो टी हाफ, सर 1 मिनट करना, एक लाइन रह गई आखिरी वाली। अरे मैं उसको लिख देता हूँ यार, मैंने वहां पे ये लिखा था जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा जी वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो मैंने बोला था ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो क्या बनेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा जी, ए नॉट बाय 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ लॉग 2 बन गया ये। लॉग 2 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है बच्चों, लॉग 2 हमारे पास होता है 0.3010। तो यहाँ से अगर टी हाफ निकालेंगे तो 2.303 अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू आ गई 0.3010। यहाँ से टी हाफ की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके 0.693 अपॉन के आ जाएगा। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसके बेसिस पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बेटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला बताइए, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता था कि नहीं करता था? अरे स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड बताओ क्या आता था, ए नॉट अपॉन 2 के था। और जीरो ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड ए नॉट अपॉन 2 के था। मतलब जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता था। यहाँ पे देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया, 0.693 अपॉन के निकल के आया। तो यहाँ से क्या पता लगा, क्या कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आया, वी हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction is independent of initial concentration of a reactant, is independent of initial concentration of reactant। कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। मतलब वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझो इसको एग्जांपल से। मान लीजिए इनिशियली एक रिएक्शन हुई, इनिशियली 10 मोल्स थे, 5 हुए और बाद में 2.5। अगर पहले वाला हाफ लाइफ पीरियड मान लो 5 मिनट है तो सेकंड वाला हाफ लाइफ पीरियड, ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, इट इज सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, ये भी बेटा 5 मिनट ही रहेगा। किसके लिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी हो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर में आंसर उल्टा होता बेटा, जीरो ऑर्डर में टाइम हाफ हो जाता, हाफ लाइफ पीरियड। सर जीरो ऑर्डर में इसमें हाफ, पहले था 5 मिनट्स उतना ही रहेगा। बेटा देखो आपके पास हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है, हाफ लाइफ पीरियड हमेशा ही सेम रहने वाला है।
ओके सर। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, राइट। समझ आया कितना बड़ा डिफरेंस है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में तो ये जो सेकंड वाला हाफ लाइफ पीरियड था बेटा, ये आधा रह जाता, और जो फर्स्ट ऑर्डर उसमें हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो पहले वाले का जितना हाफ लाइफ पीरियड है, सेकंड वाले का हाफ लाइफ पीरियड उतना ही होगा। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है सबको? ऐसा क्यों है, कैसे है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे। आज तक आप लोगों ने, यहाँ तक ही आप लोगों ने काम करके आना है। अब आपके होमवर्क आपके ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसको अपना कंप्लीट करके आइएगा, ताकि टेस्ट में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं। टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम आएंगे बेटा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में का एक पहला लेक्चर लगेगा, उस उतना जितना टॉपिक हो जाएगा उतना ही आपके सिलेबस में आ रहा है। तो यहाँ तक आप अपने अच्छे तरीके से अपना सॉल्व करके आइएगा। और सॉल्यूशन के डिस्कशंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बता दूंगा कितना है। तो वो सबने सॉल्व कर लिया सॉल्यूशन वाला मॉड्यूल, तो उसका उस क्लास में आके अपना डिस्कशन कर लीजिएगा। राइट एवरीवन? चलिए बेटा जी, ठीक है डियर, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। फिर इसको अच्छे इसका तरीके से होमवर्क, पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना इसको बेटा जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर इसका होमवर्क? बेटा होमवर्क ग्रुप पे भेज रहा हूँ बेटा मैं अब। ओके ठीक सर। है, राइट। बिल्कुल कृतिका है, वो भी कल होगा बेटा, एज ड्रॉप भी कल होगा। हाँ